वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पंजाब में बदलती सूरत हाल की। इंतजामी ओहदों पर एक बार फिर से तब्दीली की हवा चल पड़ी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और IG पंजाब इनाम गनी को तब्दील करके कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार को IG पंजाब तैनात कर दिया गया। हाँ जी, और वफाकी काबीना ने पंजाब में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और साबिक IG पंजाब इनाम गनी को IG रेलवे तैनात कर दिया गया और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। अगर हम बात करें 3 साला दौरे हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं और 7वें IG पंजाब। आप देखें कि बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं और पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई थी। इस दौरान नए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के पैनल्स में मौजूद 3 ऑफिसर्स के नामों पर तफसीली गौर किया गया था, जिसके बाद राव सरदार को नया IG पंजाब बनाने और कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी भी दी गई है। ठीक है, इसी सारी तब्दीली पर हम बात कर लेंगे। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तस्नीम नूरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पिछले 3 सालों में अगर हम बात करें, 5वां चीफ सेक्रेटरी है, 7वां IG लगा दिया गया है, कोई काम का अफसर मौजूद नहीं है जो हुकूमत के मेयार पर पूरा उतरे, या फिर ये रूटीन की बात है? जिम्मेदारियाँ तो हम ब्यूरोक्रेट्स की देखते हैं तब्दील होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई बहस नहीं है कि कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो, सूबा हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कंपनी हो, अगर आप उसके हेड को उसका जो CEO है या उसका बॉस है, उसको आप हर 6 महीने, साल के बाद या 9 महीने के बाद तब्दील करेंगे तो जाहिर है कि कोई इदारा तो नहीं चलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए कि इंग्लैंड, ब्रिटेन को हम बड़ा कॉपी करते हैं और हमारे सारे लीडरान भी उन्हीं को कोड करते हैं। उनके जो परमानेंट सेक्रेटरी होता है, यानी हमारा फेडरल सेक्रेटरी के मुकाबले का, वो 6-6, 7-7 साल लगे रहते हैं, मिनिस्टर बदलते रहते हैं, सेक्रेटरी वही रहता है। ये उनका निजाम है स्टेबिलिटी का। अब देखना ये है कि हमारे जो हाकिम हैं उनको पता तो है, वो करते क्यों है? अच्छा, करना उनको ये पड़ता है कि वो समझते हैं कि भाई हमारे मतलब है कि जब मसला हल नहीं हो पाता, जब असल मसले की तरफ उनके पास ना टाइम होता है ना उनकी अहलियत होती है, तो फिर एक चीज उनको नजर आती है उम्मीद की कि भाई बंदा बदल दो तो हो सकता है कि अगला बंदा जो है वो इस काम को बेहतर कर ले। अब मसलन अगर उनका गुस्सा है चीफ सेक्रेटरी पे कभी इन्होंने प्राइसेस कंट्रोल नहीं की या अपने अफसरों को मोटिवेट नहीं किया कि आपने प्राइसेस कंट्रोल नहीं की और महंगाई बड़ी बढ़ रही है। अब अगर इस किस्म की सोच होगी तो देखने की बात यह है कि प्राइसेस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उस हद तक कंट्रोल कर सकता है कि कोई होर्डिंग हो रही हो चीनी में, आटे में, तो वो उस होर्डर्स को जाके पकड़े और उनको जरा खौफ है। मगर उसके भी नताइज होते हैं, क्योंकि अगर आप जो एक सिस्टम होता है जिसमें लोग पैसा देके चीजें खरीद लेते हैं सस्ते वक्त और बेचते हैं महंगे वक्त, ये तिजारत पुरानी है। ये चावलों में होती है, दालों में होती है, चीनी में होती है। उसको आपने अगर दरम कर देते हैं तो कई दफा वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे चीनी का आपने देखा, बड़ी कोशिश की गई, वो कीमतें बढ़ती चली गई। अब उसमें डिप्टी कमिश्नर क्या करे या चीफ सेक्रेटरी क्या करे? लेकिन तस्नीम साहब, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जिस तरह से बार बार IG और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली होती है, आप नहीं समझते नाकाम पॉलिसी का मजहर है और इसे ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पे इस तरह असर पड़ता है कि जो अफसर आता है वो ठहराव से अपने आसाब को दुरुस्त रख के काम नहीं कर पाता। उसको पता होता है कि भाई मैंने ये 15 दिन में फिर मुझसे जवाब तलबी हो जानी है और मैंने क्या करना है, वो नशोनुमा की चीजें करने लगता है। और ये नीचे तक असिस्टेंट कमिश्नर तक या DSP तक या SP तक यही होता है कि पर उनकी सारी जो फिक्र होती है वो असल अवाम के मसले की नहीं होती। वही होती है हाकिम ने हमसे क्या पूछगिछ करनी है, 10 दिन के बाद हमने क्या करना है, उसकी फिगर्स को फज कर लो या ठीक कर लो। नतीजा ये है कि पब्लिक उनके दरवाजे पे खड़ी रहती है, उनका कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वो अपनी जो उनकी मीटिंग होनी होती है या उनकी जो जवाब तलबी का क्राइटेरिया है कि किसी ने वो उनकी जो पोर्टल पे उनके जो शिकायत हैं उनकी कितने हद तक पूरे हो गए, उस तरफ तवज्जो देने लग जाते हैं। एंड दिस गोज राइट अप टू द टॉप। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है
यानी लोगों की दूसरे जो मसले मसाइल हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनका रेवेन्यू का झगड़ा है, पटवारी तक उस तरफ हो नहीं जाते। तो ये इसमें नतायज जो है ये तब्दील करना तो आसान लगता है कि ठीक है सुर्खी लग गई, फोटो लग गई अफसर, मगर वो जो अफसर आएगा वो कहाँ से अलादीन का चिराग लेके आएगा। उन्हीं हालात में अगर उसने कोई गलती की है, उसने कोई रिश्वत दी है, उसने कोई स्पेसिफिकली आपके पास सबूत है कि भाई उसने कोई यानी बदअनवानी की है, तो फिर तो उस बदअनवानी को उसको तब्दील करना चाहिए और उसको फिर किसी नई पोस्ट में लगाना चाहिए। एग्जैक्टली ये तो सर बड़ा क्लियर है कि कोई ऐसे अनासर शामिल नहीं होते क्योंकि फौरी अगली पोस्टिंग हो जाती है। तो अगर ऐसे अनासर हों तो फिर तो अगली पोस्टिंग ही नहीं हो सकती। सर ये भी बता दीजिएगा, अथॉरिटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी की हम खास तौर पर बात करें कि जब हमें खुद ही क्लियर नहीं है कि हम पता नहीं कितने दिन के लिए हैं या कितने महीनों के लिए हैं, तो आप अथॉरिटी इश्यूज भी देखते हैं कि लोग भी शायद दीगर जो अफसरान हैं वो भी उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे होते कि ये तो अभी तब्दील हो जाएंगे। देखिए अवाम जो है वो भी सरकार की तरफ देखती होती है और उन अवाम सरकार के जो आदाब हैं और सरकार के जो तरीका है उसको देखती है। अफसरों की इज्जत फील्ड में या जिलों में या देहातों में या वो नहीं रही और बहुत कम हो गई है। और हुकूमतें चला करती थी इकबाल पे, हर चीज पे डंडा नहीं मारा जाता था, एक रोब होता था, एक इज्जत होती थी। अब अगर आपने एक कोशिश कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन करने की, असेंबली भी कहती है जनाब हम भी उनको बुला के उनको हम सजा दे सकते हैं, अवाम भी कहती है कि जनाब हम भी आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, और मीडिया भी कहता है जनाब के कई ब्लैकमेलर्स भी होते हैं हमारे नीचे के लेवल पे, वो भी कहते हैं अच्छा ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे। तो वो जब इतने प्रेशर में होते हैं तो फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, अवाम के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा सर, अब जिस तरह से हम देखें जो नई तब्दीली की एक लहर आई है, अब ये सरदार अली खान और कामरान अली अफजल की अगर हम बात करें तो ये अफसरान कैसे हैं और क्या इनसे तवक्कुआत वाबस्ता रखी जा सकती हैं? देखिए अफसरान जो इनकी शोहरत है, दोनों आईजी साहिबा, आईजी साहिबा और चीफ सेक्रेटरी साहब की शोहरत बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे, यानी ये बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, 25-30 साल की बेदाग नौकरियों की भी है, मुख्तलिफ अहम लोगों पे रह चुके हैं, और उससे ज्यादा क्या आप समझ दे सकते हैं। सब तो अच्छे, मगर कामयाब होंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उनको ना वो ढालस मिल रही है, ना वो उनकी कोई सपोर्ट है पीछे से। क्योंकि देखिए इंसान गलती भी करता है, इंसान से कोई चीज ओझल भी उसकी निगाह से हो जाती है, मगर ये कि अगर उसको ये पता हो कि भाई मेरी तो कोई गलती माफ नहीं होगी या मेरी कोई गलती जो है वो ओवरलुक नहीं किया जाएगा, तो वो फिर जाहिर है टेंस तरीके से काम करेगा। हमारे ज़माने में मैं समझता हूँ कि यानी काम करना ज़्यादा आसान था। हमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहिबान इज्जत देते थे, और भाई कि जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी है ना, ये मरकज का नुमाइंदा होता है। ये चीफ सेक्रेटरी का नुमाइंदा नहीं होता, ये मरकज उसको पोस्ट करता है, तभी पहुंच जाते हैं। और मकसद ये होता है कि सूबों में ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। ठीक है, अगर एक वजीर आला ज्यादा सियासी उसकी ख्वाहिशात हैं तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को सपोर्ट होती थी मरकज से कि भाई आपको काम करना है रूल्स के मुताबिक, एक आप उनकी बात मान सकते हैं। ठीक है, मगर अब वो अगर चेक एंड बैलेंस आप खत्म कर देंगे तो फायदा ऐसी यानी शॉर्ट लिव्ड होगा, मगर उसका अल्टीमेट नतीजा बुरा ही होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि डिलीवरी कम है, डिलीवरी कम है, बिल्कुल ठीक है, तब्दीली ज़्यादा है। सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी और अब तकरीबन तमाम वज़रा जब कोई मिसाल देते हैं तो वो क्रिकेट का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये टेस्ट मैच समझ ही नहीं रही, T20 मैच समझ रही है और चाह रही है कि तमाम अफसरान भी T20 मैच की तरह खेलें, तो फिर अफसरान की शायद उनको आदत नहीं है T20 मैच खेलने की, या आप अब मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि इसको भी टेस्ट मैच समझें और टेस्ट मैच की तरह खेलें? देखिए T20 मैच में जाहिर है कि वो फिर आप देखेंगे
छक्के लगते हैं और आउट भी जल्दी हो जाता है बंदा। तो उसमें ये आपका मेरा ख्याल पॉइंट दुरुस्त है, क्योंकि हर बंदा अपने तजर्बे के बेसिस पे उसका अंदाजे काम करने का, अंदाजे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो चूँकि तजर्बा है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, तो शायद उनके जहन में ये हो कि भाई बंदे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीम जो है वो उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए और हर मैच से पहले जो है एक नई कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। उसके मैच में फेल हो गया तो हो सकता है कि ये भी एक आंसर हो, बट हुकूमत जो है वो क्रिकेट नहीं है। हाँ, हुकूमत क्रिकेट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और तब्दीली फिर से आई है और फिर से यही बातें चल रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जो अगले आईजी हैं और जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं वो अपना काम दुरुस्त तरीके से कर सकें और जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जी कि आवाम की बेहतरी के लिए ये तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो फिर बेहतरी के लिए तब्दीलियाँ हों और के मयार पे पूरा उतर सकें। हम अब आगे बढ़ेंगे। आज आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया से जहालत के अंधेरे दूर करके आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना है। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैसे हर साल ये दिन ज़ोरों शोर से मनाया जाता है और इसके बावजूद करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो कि लम्हे फ़िक्रिया और तालीम ही से हम तामीर सीरत की बात कर रहे होते हैं और तामीर मिल्लत की बात कर रहे होते हैं कि वो मुमकिन हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखें ना कि आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होने वाला पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है जो एटमी ताकत भी है, लेकिन अपनी शरह ख़वानदगी के हवाले से एक दोराहे पर खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान की तालीम में अगर पेशरफ देखा जाए तो गैर मुतासिर कुन है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 5 करोड़ 50 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 60% के करीब बताई जाती है। ख़ास तौर पर हम बात करें तो ख़वातीन की शरह ख़वानदगी जो है वो कम है और मर्दों की ज़्यादा है, लेकिन वो भी अगर हम कोई एवरेज निकालें तो कोई बेहतर नहीं है। हम बात करेंगे अली मोइन नवाजिश मारूफ माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज दुनिया भर में शरह ख़वानदगी की या ख़वानदगी की हम बात करें हो रही है, ख़वानदगी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। अब हम उस तारीफ़ की बात करते हैं जो ख़वानदगी की है कि एक शख्स जो अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है उसको पढ़ा लिखा तसव्वुर किया जाएगा। एक तो आप देखेंगे बेसलाइन ये बना दी गई, फिर भी पाकिस्तान कैसी जगह पर खड़ा है? हमारा क्या रवायती निज़ाम तालीम ख़राब है या फिर क्या ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से ये मसाइल का हमें सामना है और पाकिस्तान को उसको दुरुस्त करने की, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? लिटरेसी के मामले में भी जो हमारी डेफिनेशन है वो हम अपने साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जी आप अपना नाम लिख सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। और वर्ल्ड लिटरेसी डे पे हमें ये भी रिफ्लेक्ट, बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की, करना चाहिए कि हमारी लिटरेसी की जो डेफिनेशन है क्या वो ठीक है या नहीं। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हमारे इतने 50% हम लिटरेसी गिनते हैं, लेकिन अब लिटरेसी का मतलब ही दुनिया में बदल गया है। अब सिर्फ अपना नाम लिखना काफ़ी नहीं रहा, अब हम नॉलेज इकॉनमी में जा रहे हैं, अब स्किल्स की ज़रूरत है। अब लिटरेट की डेफिनेशन भी हमें अपडेट करनी पड़ेगी जिस तरह ज़माना अपडेट हुआ है। खैर, पहले भी हमारी बार बहुत ही लो थी लिटरेट कहने के लिए कि सिर्फ नाम लिख सकें, लेकिन अब तो और ज़रूरी हो गया है कि हम इस बार को बढ़ाएं और अपनी इस नई दुनिया और नई नॉलेज इकॉनमी को मद्देनज़र रख के इसकी डेफिनेशन रखें। बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। कम से कम आप कहें कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो कम से कम जिसने मैट्रिक या एफएससी किया हो, हाई स्कूल जिसको कहते हैं, उसको आप लिटरेट करार दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम अपने आप से ये झूठ बोलना बंद करें कि इतनी हमारी लिटरेट आबादी है, जबकि हम अगर हाई स्कूल वाले स्टेटिस्टिक पे जाएंगे तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ड्रॉप हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं जो बेहतर करने वाली हैं, इस एक हमारा पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो कभी हमारी प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हम अपने तालीमी निज़ाम को एक ज़वाल का शिकार रहा है और बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि चले तालीमी निज़ाम का एक स्टैंडर्ड था, वो मेंटेन हुआ, उसने अपडेट नहीं हुआ ज़माने के साथ साथ। हमारा तो ऐसा तालीमी निज़ाम रहा है जो हर दिहाई में पहले से बुरा रहा। यानी पहले जो हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने सुना होगा, लोग कहते होंगे हम टाट वाले स्कूल में भी पढ़ते थे लेकिन हमारी जो एजुकेशन थी वो अच्छी थी, हम आगे चले गए। लेकिन आज वो स्टार्ट वाले स्कूल का या हमारे जो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है उसका ये हाल है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी लिमिटेड हो रही हैं और जो बंदा लिमिटेड हो गई है। और अली, जिस तरह से आपने बात बेसिक की ना कि बेसिक
स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी सतह से लेकर PhD तक, हमारे तालीमी निज़ाम पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। क्या वजह है कि बरसों बाद भी पाकिस्तान का तालीमी ढांचा एक सवालिया निशान बना हुआ है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये सवालिया निशान है और हम इसको इतने अरसे दराज से ठीक क्यों नहीं कर पाते। एक तो बात ये कि सिर्फ प्राइमरी से लेकर PhD, बिल्कुल सही आपने निशानदेही की कि प्राइमरी से लेकर PhD तक इश्यूज़ हैं। एक वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया कि उन्होंने एक PhD को, पाकिस्तानी PhD को उन्होंने इंटरव्यू किया और वो 2-3 जुमले भी सही नहीं बोल सकते थे अपनी फील्ड के बारे में, लेकिन उन्होंने PhD हासिल कर ली थी। तो ये इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स और इस तरह की शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ऐसा क्यों है, ये क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो पाई? इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है कि ये कभी हमारी, जिस तरह मैंने पहले कहा, प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हमने इसको उस तरह तालीम को तरजीह ही नहीं दी। हम खित्ते में इन टर्म्स ऑफ GDP सबसे कम खर्च करते हैं तालीम पे, नंबर 1। नंबर 2, तालीम जो है उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारा सिस्टम जितना ज़वाल का निशान हो गया है उसको ठीक करने के लिए। अब मसला तालीम के इश्यूज़ में ये आ जाता है कि ये कोई मेट्रो बस नहीं है, ये कोई अंडरपास नहीं है, ये रोड नहीं है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है जिसको आप 5 साल के अंदर बना के दिखा सकें कि देखें जी ये हमने तालीम ठीक कर दी। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसके ऊपर जितना हमारा भी लॉस हो चुका है, अगर हम अभी भी स्टार्ट करें तो इसमें दिहाइयाँ लगेंगी इसको। सही कह रहे हैं। खसूसी तौर पर हम बात करें तो पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें तालीम की जानिब अब राग़िब कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में 2 से 2.5 करोड़ जो एक कंजर्वेटिव फिगर है बच्चे वो हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, जिनको स्कूल की नेमत वसूल ही नहीं होती। और हम ये सिंगल नेशनल करिकुलम की भी जो बात कर रहे थे, ऐसे निसाब का क्या फ़ायदा अगर बच्चों के पास उस तक रसाई ना हो। तो हमें बेसिकली तालीम के लिए भी ना एक NCOC बनाना पड़ेगा। जैसे कोविड में आपने प्रायोरिटाइज़ किया जी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम तालीम के ऊपर भी एक NCOC बना दें जो हमारे इनरोलमेंट के इश्यूज़, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिस तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर जगह के लिए चाहिए होता है, आप इंश्योर करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल तक रसाई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स की कमी है उस पर फौरन इन्वेस्ट करके वहाँ पर स्कूल सेटअप किया जाए। इस तरह की हमें इक़दामात डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ये इशू ऐसा है ना जो पॉलिटिकली सेल करना और सामने इसमें पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती, तो हम इसको स्लाइड होने देते हैं, जबकि हमारी मुल्क के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारे माशरे के लिए ये बहुत बदलती दुनिया और इससे जुड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आप समझते हैं कि नागुज़ीर हैं? दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो हमें पहली बात तो ये कि अपने सिस्टम को अपग्रेड और अपने गोल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जिस तरह हम लिटरेसी को अब सिर्फ इस बात तक लिमिट नहीं कर सकते कि आपने अपना नाम लिख लिया तो आप लिटरेट हो गए। अब आपको इसकी डेफिनेशन दुनिया के हिसाब से रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, स्किल्स जो इन डिमांड हैं और जो आपकी मैशत के साथ अलाइन होती हैं, दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा कि हमारी मैशत किस डायरेक्शन में है, उससे रिलेटेड हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि हम जब अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अब चूंकि इतना मामला, मैं बार बार अलार्म बेल्स इसलिए बजा रहा हूँ कि हम शायद इसकी जो सीरियसनेस है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इतना बिगड़ गया है कि अगर अभी हमने मेजर स्टेप्स ना लिए रिफॉर्म के लिए तो हम पूरी जनरेशन ज़ाया कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम पूरी जनरेशन ज़ाया कर देंगे अगर अभी भी इक़दाम नहीं उठाए जाते। अली मोइन नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।